कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। और सबसे पहले आपको आज संक्रमण के जरा ताजा आंकड़े बता दें। 24 घंटे में करीब 2.5 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 481 मरीजों की मौत हुई है। देश में औसत संक्रमण की दर अगर देखें तो वो दर 13% से ज्यादा की अब दर्ज की जा रही है और सक्रिय मरीजों की संख्या 11,17,000 से ज्यादा है। पिछले अगर 3 दिनों के आंकड़ों को देखें तो पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मरीजों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया है। बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर आज पीएम वर्चुअल तरीके से बैठक करेंगे और इसके पहले 23 दिसंबर और 9 जनवरी को भी पीएम कोरोना के हालात पर मंथन कर चुके हैं। आज बैठक शाम 4:30 बजे होनी है, जिस पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। और जहां जहां यानी जिन राज्यों में स्थिति सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं यहां पर भी बात होगी कि कैसे लगाम लगाया जाए। जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उनको कैसे थामा जाए, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल कैसे बैठाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, वहीं राज्यों में लगाए प्रतिबंधों पर भी बातचीत यहां होनी है। कोरोना काबू करने के उपायों पर भी मंथन होगा कि और कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। हालांकि राज्य अपने स्तर पर पाबंदियों को बढ़ा रही है। वहीं जरा आप ग्राफ देखिए, किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता हुआ कोरोना का नजर आ रहा है। भारी उछाल देखा गया। आप देखिए 11 जनवरी को जहां 1,68,000 के करीब केस थे, 12 जनवरी आते आते यही केस 1,94,000 पहुंच जाते हैं के करीब आप मानिए। और 13 जनवरी ये कितना भारी उछाल अगर आप देखेंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि बीच में एक दिन कम भी हुए केसेस, तो माना जा रहा था कि क्या अब कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार टेस्ट जो है वो कम होता है। संडे को हम देखते हैं, इसलिए मंडे कई बार ऐसा दिखता है कि केसेस कम है, लेकिन उसके बाद अचानक से जो आपको हमने ग्राफ दिखाया उससे आप समझिए कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 10 बजे से शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वर्चुअल तरीके से यहां जुड़ रहे हैं। आज 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। एक लंबी बातचीत चली, बैठकों का दौर रहा और अब जानकारी ये कि 300 जो सीटें हैं उनमें कौन कौन से उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे, आज इस पर मोहर लग सकती है। ये वर्चुअली बैठक में भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, 10 बजे से ये बैठक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। सीएम योगी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक लंबी बातचीत का दौर चला, आज कितनी संभावना कि क्या 300 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा और क्या यह साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ने वाले? अयोध्या है वो सीट? देखिए, इतना जरूर है, 2 दिन की मशक्कत के बाद और लंबी बैठकों के दौर के बाद बीजेपी ने 300 सीटों पर जो है 300 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जो है एक एक उम्मीदवारों के नाम को स्क्रूटनी कर लिया है। कुछ सीटें हैं जहां पे 2 उम्मीदवारों के हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के सामने आज 300 सीटों के ऊपर चर्चा होनी है और इतना माना जा रहा है कि इन सभी सीटों पर आज घोषणा कर दी जाएगी। अगर आज देर रात नहीं की जाती है तो कल क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो है वो उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अब इसको लेकर किसी तरीके का कोई संशय जो है नहीं होना चाहिए। और जो पहली लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर आएगी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर होगा। केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि खुद वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो प्रयागराज या कौशाम्बी की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रयागराज के अंदर वो जो है प्रयागराज उत्तर या फिर फाफामऊ वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2012 के अंदर कौशाम्बी की जिस सीट से वो चुनाव जीत कर आए थे उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भी पार्टी जो है अंतिम निर्णय आज लेगी। तो एक तरीके से एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री को लेकर यह क्लियर हो जाएगा कि वो चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं। लेकिन इस पूरी बैठक के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, शाहनवाज हुसैन, जुएल ओराव, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग जो हैं वो वर्चुअली जुड़ने वाले हैं क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और ऐसे में पार्टी चाहती है।
बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं देखिए, उम्मीदवारों पर आखिरी मोहर के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। उधर अखिलेश और सहयोगी पार्टियां भी आज अपनी पहली और दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में। एन वक्त पर दल बदलुओं की हलचल भी तेज है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह ने भी योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थीं, तो आज ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और देखिए, इस बीच समाजवादी पार्टी आज पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के लिए आज कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। ये बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 26 से 30 सीट दिया जा सकता है, राजभर को 8 से 10, महादल को 3 से 5, जनवादी पार्टी को 3, टीएमसी और एनसीपी को एक सीट मिल सकती है। तो आप समझिए, छोटे छोटे दलों को अखिलेश अपने साथ लाए हैं और एक बड़े प्लान के साथ वो चुनाव में उतर रहे हैं। अब लेकिन यहां पर मुश्किल ये, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी दल को अपने साथ लाते हैं तो उनको संतुष्ट आप कैसे कर पाएंगे सीट के लिहाज से, उस पर भी लंबी माथापच्ची चली। और अभी ये संभावनाएं ही चल रही है, और संभावना ये कि आज ही पहली और दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी अपनी जारी कर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया है। कई और नामों पर भी देखिए अटकलें हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के 2 विधायक इस बात से परेशान हैं कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर इस्तीफे की अफवाह उड़ाई जा रही है। भदोई विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और बरेली विधायक राजेश मिश्रा, ऐसे ही ये 2 नाम हैं। दोनों ने बाकायदा इस मामले में एफआईआर तक दर्ज करा दी है। इससे पहले भी जो विधायक जिनके नामों की चर्चा हो रही थी कि वो छोड़कर जा रहे हैं, बाकायदा सामने आए और ये भी कहा कि अगर इस तरीके की बातें होती रहेंगी तो हम मानहानि का केस भी दर्ज कराएंगे। तो फिलहाल उन नामों की भी चर्चाएं हो रही हैं जो अभी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है, और इसीलिए वो विधायक अब सामने आकर एफआईआर तक दर्ज करा रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग इस हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता को, जिन्होंने समाज में एक गलत तरीके से उसको पेश करने का काम किया है और हमारी लोकप्रियता पे जिस तरह से इन लोगों ने कुठाराघात पहुंचाने का काम ये सोची समझी नीति के तहत करने का काम किया है, तो उनके ऊपर आज मुकदमे पंजीकृत हो गए हैं। और निश्चित रूप से हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही जल्द ऐसे लोग जो ये साजिश करता हैं उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जो विधिक कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करने का काम करेगी। वहीं देखिए, यूपी में चुनावी बिगल बच चुका है। वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक चुनावी गाना तैयार कर रहे हैं, जिसमें अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा की बात है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। धन्यवाद कि इस समय आज तक उस समय मौजूद है जब हम लोग एक गीत तैयार कर रहे हैं, और हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी हैं जिन्होंने अभी जो राम को लाए हैं उन्होंने गाया, और आज हम लोगों ने उसका एक अलग चरण कि मंदिर अब बनने लगा है और भगवा रंग चढ़ने लगा है। वो जो शांति का, सौहार्द का, भाईचारा का प्रतीक है वो रंग, तो हम लोगों ने आज उसको एक गीत के रूप में दिया है और ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। हमें जो इस चुनाव में लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, कई तरह की आप देख रहे हैं कि साजिशें तक हो जा रही हैं, तो उससे अलग बिल्कुल हम चूंकि हम एक गायक भी हैं, सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, उस रूप में हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण सपने में किसी के भी आए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा
हमारा देश हमारा। हाँ, यही बताना चाहते हैं, इससे प्यारा क्या होगा। अजय, मतलब आप अयोध्या तक नहीं है बात, राम जी तक नहीं है, वो सपने वाली बात भी आपने एक सटीक तरीके से यहाँ उतार दिया आपने। नहीं, देखिए, हम तो इस बात को मानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के सपने में एक बार माया आ गई, उनके समक्ष आ गई तो रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो जिनके सपने में भगवान आ जाएं, फिर वो झूठ और भ्रष्टाचार और इस सब को समर्थन नहीं देंगे। फिर तो सपने में, अब सपने से अलग हटके जो योगी जी ने, जो तो खुद ही कह रहे हैं, हम लोग तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं, उनकी जो वो कहने से ज्यादा करके देते हैं। इसलिए तो हमने कहा ना कि काशी भी सजने लगी है, काशी भी सजने लगा है, डमरू अब बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू अब बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा, और असर करेगा। देश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे में देश में 2,47,000 के करीब नए केस सामने आए। तीसरी लहर में नए मामलों के इस बाढ़ पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम 4:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। बैठक में कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर लगाम लगाने के नए उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 23 दिसंबर को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों समेत कोरोना टास्क फोर्स के अफसरों के साथ बैठक की। वहीं 9 जनवरी को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ गंभीर मंथन किया। महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार ने चिंता बढ़ाई। हालांकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा नहीं है, राहत की बात है, लेकिन जो ग्राफ बढ़ रहा है जाहिर तौर पर वो चिंता बढ़ा रहा है। तेज संक्रमण, आज इसी को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन होना है। किस तरीके के प्लान राज्यों के हैं और केंद्र से किस तरीके का सहयोग राज्य चाह रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होगी। अब जरिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2,41,000 नए मामलों ने संक्रमण की रफ्तार से इस वक्त देश को चौंका दिया है। ये कुछ आंकड़े हैं। 24 घंटे में आप देखिए कितना बड़ा उछाल, जहां 1,94,000 यानी 6,000 कम थे 2 लाख आने में, वहां मंगलवार को देखिए रिकॉर्ड 17,61,900 टेस्ट हुए हैं। रिकॉर्ड टेस्ट हुआ है और रिकॉर्ड टेस्ट से नए मामलों में ये उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां पर 46,723 केस अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में है। दिल्ली में अगर आप देखिए 24 घंटे में 27,561 नए मामले राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 16,420 नए मरीज हैं, यानी मुंबई, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो महाराष्ट्र की ही है। इसके अलावा जरा हम कुछ आप तस्वीरें और आपके सामने रखें। एक दिन में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं, जहां देखिए 12 जनवरी 2022 को 27,561 नए केस थे। वहीं 20 अप्रैल 2021 को 28,395 नए केस थे। तो दिल्ली में पीक क्या आने वाली, इसी के साथ साथ अब ये संभावना भी गहराने लगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ग्राफ बढ़ रहा है वो डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक इसी हफ्ते, जी हां, इसी हफ्ते कोरोना अपने चरम पर पहुंच सकता है। हालांकि उनका यह भी दावा है कि इसके बाद कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे भी आने लगेगा। दिल्ली में कोरोना की दहशत का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को अब भी जो हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जनवरी के शुरुआती 11 दिनों में कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो चुकी है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। 12 दिन में दिल्ली में कोरोना से 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई।
यानी पिछले 4 दिनों में रोजाना औसतन करीब 25 लोगों की मौत हुई है। आईटीओ पर दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के इंचार्ज का कहना है कि वो अब कोविड बॉडी को नहीं दफना रहे हैं क्योंकि अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। तो अब जनवरी के 11 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 93 तक पहुंच गया। यानी हर रोज तकरीबन 20 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि आईटीओ स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में इस वक्त जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं उन शवों के लिए जिनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोविड शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है, लिहाजा वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई नई जगह दी जाए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 नए केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 26.22% पहुंची। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 87,445। कोरोना का यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली इस वक्त कैसे महामारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक इसी हफ्ते आ सकती है। अब सवाल है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा उस दिन दिल्ली में कोरोना के कितने केसेस होंगे और पॉजिटिविटी रेट क्या होगा, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना जब पीक पर था तो 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक दिन में 28,395 केस आए थे, जबकि 22 अप्रैल को दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% के उच्चतम स्तर पर था। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। अभी सिर्फ अनुमान है कि दिल्ली में जल्द ही कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद केसेस घटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ने दिल्ली को फिर सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोरोना का पीक आता है तो क्या दिल्ली इससे भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी? ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में जो खास बात सामने आई वो ये कि दिल्ली के एलएनजेपी में भर्ती होने वाले मरीजों में 80% फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 20% ही ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनके लक्षण हल्के हैं। जब से अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। इसके अलावा घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी करा रही है। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ये दवाइयाँ नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्राजिन टैबलेट सेट्राजिन है और विटामिन सी ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और मल्टी विटामिन है,
मल्टीविटामिन भी दिया जाता है और जरूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है। चेक करके हमारे जो CDV जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है तो उन्हें कॉल करना है 102 पे या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं। मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और सबसे बड़ी बात कि अगर ओमिक्रॉन वाली इस लहर में कोरोना हो भी जाए तो उसे नॉर्मल फ्लू समझने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दिल्ली में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। हालांकि WHO ने बूस्टर डोज पर नया निर्देश दिया। WHO के एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि पुरानी वैक्सीन की एक और डोज लगा देना बूस्टर डोज नहीं है, बल्कि नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन में बदलाव करके बूस्टर लगाना जरूरी है। दिल्ली में जिधर जाओ कोरोना वायरस से आपका सामना हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि दिल्ली के कोने कोने में कोरोना वायरस घूम रहा है। और अब सुनिए, दिल्ली के अस्पताल ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं। यानी इलाज करवाने वाले भी अब सावधान हो जाएं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। सुपर स्प्रेडर से मतलब है कि तेजी से कोरोना फैलाने वाला। ऐसा देखा जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए थे। दिल्ली के LNJP में 11 जनवरी तक भर्ती 95% मरीज अस्पताल आने पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। और तो और रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ अस्पताल के स्टाफ भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस वक्त एम्स के करीब 550 स्टाफ, लेडी हार्डिंग में 200, RML में करीब 150, सफदरजंग में 200, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ के करीब 100 लोग कोरोना संक्रमित हैं। LNJP में 75 डॉक्टर समेत 60 स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में डॉक्टर्स रिस्क अलाउंस की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का तांडव इस तरह से देखिए। पिछले 12 दिनों में 1700 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी भी आने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात रहना होगा। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बूस्टर डोज लेने के बाद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से आज तक ने बातचीत की। दीपेंद्र सर, अभी आपने बूस्टर डोज लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बेहतर। ये जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है पुलिस कर्मियों के लिए कितने फायदेमंद होगी कि 1700 पुलिसकर्मी अभी पॉजिटिव हुए हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस का अपने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने की कवायद हमेशा से रहती है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली पुलिस के वेलफेयर यूनिट ने किया है। दिल्ली पुलिस के जो 1700 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। पहली तारीख से और अब तक करीब हमारे 1700 लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, लेकिन सारे के सारे डबल वैक्सीनेटेड हैं। इस कारण उनके सिम्टम्स भी माइल्ड हैं और सभी लोग घरों पे ही अपने रिकवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अपना एक सिस्टम सेटअप किया है, हर एक की हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
बीजेपी ऑफिस में पार्टी प्रवक्ता के अलावा ऑफिस में काम करने वाले कई कैंटीन कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अब देखिए, देश में जहां कोरोना के आज 2.5 लाख नए मामले आए हैं सामने, वहीं प्रयागराज और गंगा सागर में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कोर्ट के निर्देशों पर यहां कोरोना से बचाव की सावधानियां बरती जा रही है, मगर प्रशासन के सामने इन्हें सुपर स्प्रेडर बनने से रोकने की एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान के पाली में कोरोना का बैंड बज रहा है। जी हां, कोरोना से आम जनता को जागरूक करने के लिए ये कोरोना बैंड बजाया जा रहा है। राजस्थान के पाली में पुलिस वाले और सरकारी अफसर लोगों को समझा कर हार गए, तो पाली की बैंड पार्टी ने लोगों को जागरूक करने का ये अभियान चलाया है। बैंड बाजे के साथ गीत गाते ये लोग कोरोना पर संदेश दे रहे हैं। मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं और देश में फैली इस घातक बीमारी को मिटाएं। और इस तरह के संदेश बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के जितने केस आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पिछले 11 दिनों में देश के कोरोना के डेली केस में 600% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी को 27,553, 4 जनवरी को 58,097, 6 जनवरी को 1,17,100, 8 जनवरी को 1,59,632 और 11 जनवरी को 1,93,007 केस आए। देश में एक्टिव केस में भी 1,32,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। उधर देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात है। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। पिछले 7 दिनों में कई सरकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 60,000 के करीब कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में लगभग 21,100 नए कोरोना मामले सामने नजर आए और इस बीच हम देख रहे हैं कि गंगा सागर मेला जाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे लाइन में वेट कर रहे हैं अपना वैक्सीन लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही चुनावी रैलियों का असर, जिन पर फिलहाल चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। आज यूपी में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए कोरोना केस आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,181 नए केस आए हैं, जबकि नोएडा में कोरोना के 1,992 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है।
अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। आज तक ब्यूरो।